Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we are discussing social science subject, chapter number 1, Heritage of India for the students of class 10. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर. इंडिया एक ऐसी जगह है जिसका कल्चर कैसा है, बहुत ही एंशियंट है. एंशियंट का मतलब होता है बहुत ही पुराना. हमारे विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत्र संसति ही. इसका मतलब यह है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक एक्सटेंडेड है. नॉर्थ में कहाँ तक? इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन साउथ. नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक इंडिया एक्सटेंडेड है, वहाँ तक वो स्प्रेड है. इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. तो यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं उसको बोला गया इंडियंस. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी वाइल टेकिंग रिजोल्यूशन वी यूज वर्ड्स लाइक भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त. तो कोई भी शुभ सेरेमनी होती है, कुछ भी जैसे कि हवन या समथिंग, कुछ भी सेरेमनी होती है जो ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही शुभ. और जब हम रिजोल्यूशन ले रहे होते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब हम कोई संकल्प लेते हैं, तब हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो हम यानी ब्राह्मण जो होते हैं वो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि भारतवर्ष, भारतखंड, जाम्बूद्वीप और आर्यवर्त. आवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद नेचुरल बाउंड्रीज. तो हमारी कंट्री जो है उसको एक गिफ्ट मिला है नेचुरल बाउंड्रीज़ का. सो हिमालय नॉर्थ में एज अ नेचुरल बाउंड्री है, और ईस्ट वेस्ट और साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट और साउथ. ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और साउथ में तीनों जगह हमें क्या मिला है? सी मिला है. ओके. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. तो पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्री से जब लोग आते हैं और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी देखते तो वो mesmerized हो जाते हैं. mesmerized हो जाते हैं यानी ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कितना रिच जगह है, कितना रिच कंट्री है. और यहाँ आके वो सिर्फ ट्रेड नहीं करते, ट्रेड के साथ साथ फिर वो आके यहाँ पे सेटल हो जाते और हमारे इंडिया के कल्चर के साथ वो क्या हो जाते हैं? मिंगल्ड हो जाते हैं, यानी मिक्सअप हो जाते हैं. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. तो हमारे कल्चर में इतने सारे चेंजेस क्यों देखे जा रहे हैं? क्योंकि जो भी लोग इंडिया में आए और उनके साथ हमारे कल्चर का एक्सचेंज हुआ, हम इतने ज़्यादा चेंजेस हुए, और इसके कारण ही ये म्यूचुअल एक्सचेंज जो हुआ है बाहर के लोग और जो इंडिया में पहले से रहने वाले लोगों के साथ, और उसके कारण हमारे कल्चर में इतना चेंजेस देखने मिलते हैं. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज़ ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट्स कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग. तो इसी तरह जो हमारा हेरिटेज है वो ट्रांसफ़र होता रहा एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे, प्रोग्रेस करते रहे. अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन और एरिया. अब ये जो लोकेशन और एरिया है ये हम क्लास 9 में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हमने बात कर ली थी. ओके. तो हमारे क्लास 10 में इसके बारे में ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. तो इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है एंशियंट टाइम से. एरिया वाइज इंडिया का रैंक देखें तो कौन सा है? 7th रैंक आता है. पॉपुलेशन वाइज हमारे रैंक की बात करें तो 2nd रैंक है. बट अभी कुछ ही टाइम पहले हम चाइना को भी सरपास कर गए हैं, यानी कि अब अगर बात करें तो हम पॉपुलेशन में 1st रैंक पे है. ओके. इंडिया पॉपुलेशन में 1st रैंक पे है, बट बुक के हिसाब से हमें अभी 2nd ही लिखना है. ओके. Our motherland had bestowed rich and varied heritage to us so as to the world. तो हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो ज़मीन है, उसने हमें क्या दिया है? हमें बहुत ही रिच और वेरिड हेरिटेज दिया है. अब हेरिटेज क्या होता है? ये पूरा चैप्टर ही हेरिटेज ऑफ इंडिया है, तो ये तो हमें डिस्कस करना ही है. ओके. तो आगे डिटेल में हम देखेंगे कि हेरिटेज किसको बोलते हैं. ओके. तो हमें बहुत ही रिच और वेरिड का मतलब डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के हेरिटेज हमें दिए हैं, और साथ साथ दुनिया को भी ये हेरिटेज एज अ गिफ्ट दिया है. इंडिया का जो कल्चर है वो कैसा रहा है? हमेशा से ट्रेड ओरिएंटेड रहा है, यानी हमने हमेशा से बाहर के देश के साथ ट्रेड किया हुआ है, बिजनेस किया है, और हमेशा से हम कैसे रहे हैं? पीस लविंग
इंसान रहे हैं, हमने कभी भी आज तक रिकॉर्ड है कि हमने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया, मतलब शुरुआती हमने अटैक नहीं किया, कोई भी अटैक की जो स्टार्टिंग है वो हमने नहीं की है ना, इनिशिएट हमने कभी भी नहीं किया है। सो हम एक कैसी कंट्री है, पीस लविंग कंट्री है, ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री है। अब हमारा जो कल्चर है वो हमेशा से सत्य, चित और आनंद की बात करता रहा है। हमारे उपनिषद में सत्य, चित और आनंद जैसे वर्ड लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है एक तरह से सत्य, सच, ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। चित का मतलब होता है कॉन्साइंसनेस और अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होना। और लास्ट में होता है आनंद, उसका मतलब होता है प्योर जॉय, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। जो भी चीज़ है, रियलिटी है, उसको हमें एक्सेप्ट करके उसमें ही खुश रहने की बात की हुई है। बिसाइड दिस, इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड with a mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी अलग अलग कंट्री से लोग आए वो यहाँ पे सेटल हो गए और उनका जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है वो एक्सचेंज हुआ। ओके, और इसी तरह जो हमारा कल्चर है वो कैसे हुआ? प्रोग्रेस करता रहा, प्रॉस्पर हुआ, ओके, समृद्ध हुआ। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज़ ऑफ, तो वो बाहर के देश से आने के बाद उन्होंने हमसे क्या क्या सीखा, कौन सी वैल्यूज़ सीखी? तो नॉन वायलेंस सीखा, पीस सीखा, जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट भी किया और एडमिट भी किया। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। तो हम शुरुआत से मतलब कितना शुरुआत से? तो जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था तब से लेके आज तक हमारी कंट्री और उन लोग से लेके जितने भी लोग अभी तक आए उन लोगों ने हमारी कंट्री को कैसे बनाया है? रिच बनाया है और वेल्दी बनाया है। और ये सब कैसे किया? तो अपने इंटेलेक्ट से, एबिलिटी से, टैलेंट से और स्किल से। इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस, सेजिस, सेंट्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री को डेवलप और ग्रोथ करने में किन लोगों ने सपोर्ट किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है? तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए थे, थिंकर्स, आर्टिसंस थे, आर्टिस्ट थे, सेजिस हुआ करते थे, सेंट्स थे, साइंटिस्ट थे, ओके, केमिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, ओके। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडिया को डेवलप करने में, ग्रोथ के लिए, ओके। तो कुछ फ़ोटो में आपको दिखा होगा, अगर आपको इनके नाम पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। याद नहीं आ रहा तो याद करिए, अगर आपको पता है तो पॉज करके आप याद कर सकते हो, ओके। चलिए, इनका नाम बताना है आपको, ये कौन है, ओके। तो जो भी स्टूडेंट को ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो द नेम इज़ चाणक्य, ओके। मौर्य एज में ये हुआ करते थे, चाणक्य, ओके। देन ये देखिए, ये कौन है जिन्होंने महाभारत लिखी? आंसर इज वेद व्यास, ओके। ये है, देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है तुलसीदास, ओके। तो तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो ये जो है ये रामचरितमानस इन्होंने लिखा था, ओके। सो इज़ तुलसीदास। एंड द लास्ट वन, ये सबको पता होना चाहिए और अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके। तो जिन्होंने जीरो का डिस्कवरी किया था, ओके, सो नेम इज़ आर्यभट्ट, ओके, आर्यभट्ट। सो ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है, ऐसे सेजिस थे, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने हमारे इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। नाउ व्हाट इज़ कल्चर? सो कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, यानी जो ज़िंदगी है उसको जीने का एक तरीका, ओके। इट इज़ मेड, अब ये कल्चर बनता कैसे है? ये बनता है चेंजेस से, ओके। ये बनता है चेंजेस से दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, ओके। अलग अलग सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के और पब्लिक लाइफ में जो भी चेंजेस होते रहते हैं उससे क्या बनता है? कल्चर बनता रहता है, ओके। और ये रही इसकी मेन डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, ओके। कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, lifestyle and ideals leading human
टू द हाईएस्ट लेवल। ओके, कल्चर का मतलब होता है टोटल सम, किस किस का सम, हमारी हैबिट्स का, हमारे वैल्यूज़ का, हमारे रीत रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे आइडियल्स का, और ये सारी चीज़ मिला के एक ह्यूमंस को कहाँ तक ले जाता है, एक हाईएस्ट लेवल तक ले जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हेरिटेज। व्हाट इज़ हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब होता है अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स और फ्रॉम आवर मदरलैंड टू अस। हेरिटेज का मतलब होता है एक बहुत ही कीमती वैल्यूएबल गिफ्ट जो हमें किसने दिया है, या तो हमें हमारे फोर फादर्स ने दिया है, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने दिया है, या तो हमें हमारी जो मातृभूमि है, हमारी ज़मीन ने जो दिया है। ओके, वो सब, जैसे इसकी बात करो तो एक पैलेस की बात करें, जैसे पैलेस है तो पैलेस हमारे फोर फादर्स ने बनाया, कोई इंपॉर्टेंट पैलेस है, और मदरलैंड ने क्या दिया, जैसे कि हिमालय की बात कर लेते हैं। ओके, तो ये सब हमें, जब हम पैदा हुए तो ये सब एज ए गिफ्ट हमें मिला है, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। ओके, जो हमें पहले से मिला है एज ए गिफ्ट, और उसको क्या बोला जाता है, हेरिटेज। ओके, अब हेरिटेज में क्या क्या आता है, देखिए माउंटेन आता है, रिवर आता है, लैंडस्केप्स आते हैं, फ्लोरा एंड फौना आता है, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्डिंग्स आते हैं, पैलेसेस आते हैं, आर्ट आता है, पेंटिंग्स आते हैं। ओके, आने वाले चैप्टर में यही सब चीज़ हमें डिस्कस करनी है। स्कूल प्लेज में देखिए अब क्या बोलता है, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, है ना। ये शब्द आप बहुत बार सुनते हो स्कूल में भी, जब हम प्लेज करते हैं तो बोलते हैं कि भाई आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इंडियन हिस्ट्री जो है वो हजारों साल पुरानी है। चलिए, अब हेरिटेज है ना, दो टाइप के होता है, एक होता है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा होता है कल्चरल हेरिटेज। ओके, नेचुरल हेरिटेज जो जो हमें नेचर ने दिया है, हमारी मदरलैंड ने हमें दिया है, ठीक है, जो हमें नेचर से मिला है एज अ गिफ्ट, और ये हमारे फोर फादर्स ने दिया हुआ है। ओके, इसका क्लियर डिफरेंस हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। तो द थिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय नेचर टू कैटर अवर नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। वो सारी चीज़ें जो हमें दी गई है, किसने दी है, हमें नेचर ने दी है। क्यों दी है, तो हम जिससे हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, वो सभी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं। इट इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ये एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, किसके बीच में, नेचर के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और ह्यूमन के बीच में। अब हम बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज। सो वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स with its tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। तो जो भी हमने या तो रिसीव किया है या तो हमने बनाया है, किसने, हमने यानी ह्यूमंस ने। ओके, कैसे बनाया है, हमने हमारी टैक्ट से, ओके, यानी दिमाग से, एक तरह से विजडम से, समझदारी से, हमने हमारे आर्ट से, हमारे टैलेंट से, स्किल से, जो भी हमने बनाया है या तो हमने रिसीव किया है, उसको बोला जाता है कल्चरल हेरिटेज। ओके, नेचुरल हेरिटेज जो है वो नेचुरली क्रिएट किए गए हैं, ओके, यानी नेचर के द्वारा बने हैं ये, और ये जो है मैन मेड हेरिटेज है। ये एक नेचर की तरफ से प्रीशियस गिफ्ट है, ये हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे फोर फादर्स हैं उनसे हमें एक प्रीशियस गिफ्ट मिले हैं। ये बहुत ही नेचुरल हेरिटेज जो इंडिया की बात करें तो बहुत ही यूनिक और वेरिड है, और कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज से हम अपने आप पे प्राइड फील कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल्स, तो इसमें माउंटेन्स आते हैं, फॉरेस्ट, रिवर, स्ट्रीम, डेजर्ट, सी, ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ें आती है नेचुरल हेरिटेज में। और कल्चरल हेरिटेज में पैलेस आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्तूपास आते हैं, विहारास आते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट वर्क, लिटरेचर, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें आती है कल्चरल हेरिटेज में। ओके, चलिए, तो ये डिफरेंस हमने देख लिया। अभी हम बहुत ही डिटेल में वन बाय वन इसके अंदर जाएंगे। जैसे नेचुरल हेरिटेज पढ़ेंगे हम पहले, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल हेरिटेज। तो डेफिनेशन तो मैं आगे जो डिफरेंस हमने बताया था उसी में था, है ना, एक बार रिपीट कर लेता हूँ खाली। द थिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय नेचर टू कैटर अवर नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज।
और अगर टाइम है आपके पास तो थोड़ा 2 मिनट पॉज करके इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए, ओके। तो आपका एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी होती रहेगी। पॉज करना, इसको लर्न कर लीजिए और बोल लीजिए मन में, है ना। द थिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय नेचर टू कैटर अवर नीड्स आर कॉल्ड द नेचुरल हेरिटेज, ओके। इट इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, ओके। तो जो मैंने अभी बोला, तो द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज क्या है, किसका रिजल्ट है, ये एक क्लोज रिलेशनशिप का एक रिजल्ट है। किसके बीच की रिलेशनशिप, नेचर के बीच की, एनवायरनमेंट के बीच की और ह्यूमन लाइफ के बीच की, ओके। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया कैसा है, यूनिक है और वेरिड है, बहुत ही यूनिक और वेरिड नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का। इसमें क्या क्या आता है, देखिए नेचुरल हेरिटेज में आता है माउंटेन्स आते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सी, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, insects, varied landscapes, wide range of minerals, animals, ये सब आता है नेचुरल हेरिटेज में। वी आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम किसके, नेचर के ही तो बच्चे हैं, ओके। सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, तो इसीलिए नेचर ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट बनाई है हमारे फूड के लिए, हमारे लिए वाटर की अरेंजमेंट कर रखी है, एयर जो है फ्रेश एयर की अरेंजमेंट करी हुई है, और हमारे लिए रहने की भी अरेंजमेंट की है, जिससे हम सारी ज़रूरतें हमारी पूरी कर सकते हैं। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, इसीलिए इंडिया में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचर को बड़े रिस्पेक्ट से और फेथ से देखते हैं, ओके। और इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, बहुत ही उस पर भरोसा करते हैं नेचर पे। द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज। तो देखिए हम बचपन से जो स्टोरीज सुनते आए हैं, जैसे कि पंचतंत्र हो गया, जटाका टेल्स हो गया जो बुद्धिज़्म का होता है, वो सभी स्टोरी में आप देखा हो तो आपको एक ही चीज़ देखने मिलेगी कि भाई नेचर के साथ इंसान का रिलेशन, ओके। तो बचपन से हमारे दिमाग में ये फीड किया जाता है कि नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, नेचर से प्यार करना चाहिए। हमारे देखिए क्लासिकल, फोक म्यूज़िक या फेस्टिवल्स की बात करें, है ना, क्लासिकल या फोक म्यूज़िक या फेस्टिवल्स की बात करें तो सीजन्स के साथ, सीजन्स तो एक नेचर हुआ ना, ये हमने नहीं बनाया, ये तो नेचर ने बनाया है, बट ये सब हमने बनाया। म्यूज़िक है, फेस्टिवल्स, ये तो हमने बनाया, तो वो सब लिंक है, सीज़न के साथ लिंक है। जैसे कि बैसाखी का त्यौहार है ना, सीज़न के साथ, सीज़न के हिसाब से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और प्रहार की बात करें तो प्रहार के बेस्ड पे बहुत सारे राग बने हुए हैं, तो यही चीज़ है ना, देखो अलग अलग प्रहार रहते हैं, तो टोटल 8 प्रहार रहते हैं। फर्स्ट प्रहार 6 to 9 का रहता है, फिर 9 से 12, 12 से 3, ऐसे 3 आवर्स के 8 प्रहार्स रहेंगे। और उसके हिसाब से जो है कुछ रागस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो वही बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के म्यूज़िक है या हमारे फेस्टिवल्स है वो किससे कनेक्टेड है, सीज़न से कनेक्टेड है। रागास भी कैसे बनाए हुए, प्रहार के हिसाब से राग जो है वो म्यूज़िक में बनाए जाते हैं। फिर आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, नेचर क्योर हो गया, ये सब देखिए सब एक कोई इंसान को हील करने के तरीके हैं, ठीक करने के तरीके हैं, बीमार हो जाते हैं, और ये पूरा बेस्ड ऑन नेचर है। सोचिए अब नेचुरल हेरिटेज जो है वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें लैंडस्केप्स, दूसरा आता है रिवर्स। लैंडस्केप में भी हम देखिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमालय की बात करेंगे, है ना, लैंडस्केप में हिमालय की बात करेंगे। फिर रिवर्स आते हैं, वेजिटेशन आता है और वाइल्ड लाइफ आता है, ओके। नेचुरल हेरिटेज में 4 टाइप, लैंडस्केप, रिवर्स, उसके बाद आएगा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। चलिए 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लैंडस्केप्स, ओके। सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। अब अलग अलग जो लैंड की शेप है उसके हिसाब से क्या बना है, खूबसूरत से लैंडस्केप्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे मैंने आगे बताया आपको कि हम कौन से लैंडस्केप की बात करने वाले, खास करके हिमालय की बात करने वाले, जिसका एग्जाम्पल है लैंडस्केप का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है हिमालय। अब हिमालय देखिए, इट हैज़ एंडोड इंडियन एबंडेंटली, हमें क्या क्या दिया है, बहुत भरपूर मात्रा में हमें वेजिटेशंस दिए हैं। अब देख सकते हो हमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिनरल्स मिलते हैं हिमालय से।
हमें आप देख सकते हो हिमालयाज़ में कौन से बर्ड्स एनिमल्स होते हैं, हमें बर्ड्स है, एनिमल्स है, स्ट्रेंज बर्ड्स एनिमल्स, माउंटेन पिक्स कवर्ड विथ स्नो, आप देख सकते हो फोटो में माउंटेन पिक्स जिस पे पूरा स्नो कवर्ड है, ब्रीमिंग रिवर्स, रिवर्स देख सकते हो। ये सब हमें किसने दिया है? हिमालय ने दिया है, एज ए गिफ्ट दिया है। ओके, अब हिमालय में क्या कौन सा फॉरेस्ट है? तराई का फॉरेस्ट है, हिमालय में फॉरेस्ट ऑफ तराई है। हिमालय में पिलग्रिमेज के प्लेसेस है जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ। हिमालय में कुछ समिट है जैसे कि नंदा देवी, देखिए मैप में देख सकते हो, है ना। पिलग्रिमेज में हमने क्या क्या देखा? एक तो अमरनाथ देखा, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, फिर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ओके केदारनाथ, और समिट, समिट मतलब एक पीक, है ना। और पीक में क्या है? नंदा देवी यहाँ पे। अब रिवर्स की बात करें तो देखिए आपको थोड़ा बहुत मैप के लिए भी काम आ जाएगा। तो रिवर्स में देखिए कौन सी रिवर्स है। एक तो ये इंडस, सारी रिवर्स अभी नहीं दिखाई मैंने, तो एक इंडस रिवर, फिर ये आप देख सकते हो सतलुज रिवर यहाँ पे है, फिर गंगा, और यहाँ से उसी के बाजू में पैरेलल चलती हुई यमुना, यहाँ पे प्रयागराज पे देखिए ये मिलती है। फिर चंबल रिवर देखिए सीधा यहाँ पे राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से होते हुए यमुना को मिलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात। फिर इस तरफ देखिए महानदी, यहाँ से इस तरफ कृष्णा, कृष्णा को देखिए कौन कनेक्ट हो रही है? तुंगभद्रा, मतलब तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा को कनेक्ट हो रही है, और फिर कावेरी। ओके, तो आप देख सकते हो कहाँ कौन सी रिवर्स है। चलिए हम बात करते हैं। तो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो रिवर्स ने हमें क्या क्या दिया है? तो सबसे पहला नेचुरल वेज दिए हैं, है ना। ये आप देख सकते हो फोटो में, रिवर्स से हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड किया है जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा रिवर्स ने क्या दिया है कि पूरा हमारा कल्चर जो है वो कहाँ पे फ्लोरिश्ड हुआ है? तो बैंक, रिवर बैंक पे ही फ्लोरिश हुआ है। और ख़ास करके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा इंडस रिवर, है ना। इंडस रिवर के आजू बाजू हुआ था, रावी के आजू बाजू हुआ था, सतलुज के आजू बाजू हुआ था। ओके, तो हमारा पूरा कल्चर जो है ना वो फ्लोरिश कहाँ हुआ है? रिवर बैंक पे ही फ्लोरिश हुआ है। ओके, जैसे कि इंडस रिवर हो गई, रावी रिवर हो गई। The rivers like Ganga, Yamuna, Saraswati, Indus, Narmada, Godavari, Krishna have profoundly influenced the people of India. ये सारी रिवर्स ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। रिवर्स आर द सोर्स फॉर, रिवर्स से हमें क्या क्या मिलता है? ड्रिंकिंग वाटर, हमें हैबिटेट देता है, हमें मतलब एनिमल्स को, और एनिमल्स में आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो, डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर देता है, वाटर वेज प्रोवाइड करता है, इरिगेशन के लिए पानी देता है, फूड सोर्स, खाने के लिए भी फूड देता है। ये सब रिवर्स एज अ सोर्स काम करता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिवर्स फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के लिए रिवर बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि क्ले यूटेंसिल्स बनाने के लिए रिवर में से पानी चाहिए, प्लास्टरिंग करना हो, घर बनाना हो, ये सभी के लिए क्या चाहिए? हमें पानी चाहिए। और जो इंसान है वो रिवर पे ही डिपेंडेंट है। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। तो रिवर के पानी ने हमारी जो लाइफ है बहुत ही खूबसूरत बनाई है और प्रॉस्परस बनाई है। लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क। डॉन का मतलब क्या होता है? सूर्योदय, और डस्क का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त। डॉन का मतलब जो सूरज जब उगता है, ओके, यानी सनराइज़, और डस्क का मतलब होता है सनसेट। तो इसके जो लैंडस्केप सीन्स बनते हैं वो कैसे रहते हैं? बड़े फैसिनेटिंग रहते हैं। और ख़ास करके कहाँ पे? ऑन द साइड ऑफ रिवर। आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, रिवर के साइड पे ऐसा जब लोग, आपको पता है दूर दूर माउंटेन के जगह पे घूमने जाते हैं, कोई भी नेचुरल साइड पे घूमने जाते हैं तो सनसेट या सनराइज़ देखने खास जाते हैं उस जगह पे, उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं फ़ोटोज़ खींचने, है ना। तो ये जो एक तरह से और भी है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है, आर्टिस्ट के लिए बड़ा इंस्पिरेशन का काम करता है। ओके, हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सीन।
सेंस। ओके, तो एस्थेटिक सेंस डेवलप करता है ना, एक खूबसूरती कैसे, एक खूबसूरती कैसी होती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, दिखने में अच्छा लगेगा, ये दिखने में बुरा लगेगा। ओके, तो एस्थेटिक सेंस डेवलप करने का काम करता है। ओके, और इससे ही हमारी लाइफ को क्या है, एनरिचमेंट मिला है। एक तरह से हमारी लाइफ एनरिच हुई है इसी के कारण। किसके कारण? रिवर्स के कारण। ओके, चलिए थर्ड की बात करते हैं, वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर। कब से? तो एंशियंट टाइम्स से, है ना। हमारी पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, पुराने समय से हमेशा से हम नेचर या एनवायरमेंट लवर रहे हैं। इट्स प्रूफ इज़ दैट लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स, तो हम देखिए फ्लावर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, श्रब्स हो गए, प्लांट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका पूरा प्रूफ है। ओके, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर दैट फूड्स। तो देखिए ह्यूमंस डिपेंडेंट है ट्रीज़ पे, एनिमल्स डिपेंडेंट है, बर्ड्स जो है ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अब बात करें, बनियन ट्री हो गए, पीपल ट्री हो गए, बैसिल हो गया, है ना। बनियन ट्री, पीपल ट्री, बैसिल। बैसिल का मतलब होता है तुलसी। ओके, ये क्या क्या करते हैं इंडिया में, इसको पूजा जाता है। ओके, वर्शिप किया जाता है। अब सीरियल्स हो गए, पल्सिस हो गए, ऑयल सीड प्लांट्स हो गए, फिर ग्रीन फील्ड्स हो गई, प्रॉस्परस ये हर्ब्स हो गए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ऐसे ऐसे हर्ब्स वाले फॉरेस्ट हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स है, ये सभी ने हमारी लाइफ को बड़े एंशियंट टाइम से एनरिच किया है। फिर वेजिटेशन में बात करें तो हरडे हो गया, आंवला हो गया, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, ये सब क्या है, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है। एज अ मेडिसिन जो है इंडियन पीपल यूज़ करते हैं। ओके, फिर रोज़ हो गया, लोटस, मोगरा जो जास्मिन के अंदर आता है, डमरो, स्वीट बेसिल, सनफ्लावर, चंपा, प्लुमेरिया भी बोलते हैं उसको, जूई या ये भी जास्मिन में आता है। फिर रजनीगंधा, पोलियांथिस ट्यूबरोज, ये सभी जो है हमारी लाइफ को कैसा बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है। ये सारे फ्लावर्स ने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है, फ्रेग्रेंट बनाया है, हेल्दी बनाया है और प्रॉस्परस बनाया है। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन। हमारी सोशल लाइफ हो या रिलीजियस लाइफ हो, ये सभी को वेजिटेशन ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। अब नेचुरल हेरिटेज का जो फोर्थ कैटेगरी है वो है वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनिमल्स। ओके, सो इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही इंडिया नेचर लवर रहा है। और अब हम नेचर में बात करेंगे एनिमल्स की। सो इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एनिमल लवर कल्चर पजेस करती है। यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजर्ड, porcupine, like many such organisms are found and seen। यहाँ पे ये बहुत सारे और भी है ना, इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि और भी एनिमल्स नहीं है। ओके, सो ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। एशियन लायंस जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, alligators, eagles। So हमारे religious belief कुछ ऐसा रहा है जिसके कारण जो है गॉड गॉडेसेस के व्हीकल का जो स्टेटस है वो किसको मिला है, कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल्स को मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइगर जो है उनको गॉडेस के व्हीकल का स्टेटस मिला है। फिर पिकॉक हो गया, यू कैन सी एलिगेटर्स, फिर जो ईगल है, तो ये सब वाइल्ड एनिमल्स है उनको गॉड गॉडेसेस के व्हीकल का स्टेटस मिला है। और ये किसके कारण हुआ है, हमारे रिलीजियस बिलीफ के कारण हुआ है। और नेशनल करेंसी देखिए, हमने हमारी नेशनल करेंसी
में भी देखिए इंक्लूड किया है ना एनिमल्स को। और नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। तो हमारी जो नेशनल करेंसी है उसमें भी हमने एनिमल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे कि आप 4 लायंस देख सकते हो, ये नेशनल एम्ब्लेम है। ओके, और ये नेशनल एम्ब्लेम आपको हमारी करेंसी में भी देखने मिलेगा। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम के अंदर 4 लायंस हो गए। फिर आप यहाँ पे इस वाले में देखिए ये हॉर्स नहीं दिख रहा, सो यू कैन सी हॉर्स। ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम में हॉर्स दिखेगा आपको। 4 लायंस तो बता दी। एलिफेंट दिखेगा, यू कैन सी एलिफेंट हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी बुल। ओके, बुल आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। ये तो लायन है, दिस वन। ओके, furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. Okay, और भी देखिए वाइल्ड लाइफ के लिए हमने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए हैं हमारे देश में। हमने ऐसे ऐसे लॉज बनाए हैं जिससे वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ कैसी प्रोटेक्टेड रहे। अब हम बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो हमने हेरिटेज में 2 तरह के हेरिटेज की बात की थी। एक तो था नेचुरल हेरिटेज, तो नेचुरल हेरिटेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड हेरिटेज की बात करेंगे जो है कल्चरल हेरिटेज। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। इंडिया ने पूरी दुनिया को बड़े डाइवर्स और रिच हेरिटेज गिफ्ट दिया है। कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं वो मैन मेड हेरिटेज होते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं। कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन मैंने आपको डिफरेंस में ही बताई थी। वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ स्टैक्ट विजडम आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। तो जो भी हमने रिसीव किया है या क्रिएट किया है हमने, यानी ह्यूमंस ने, कैसे, हमारी टैक्ट से, विजडम से, आर्ट से, स्किल से, उसको बोला जाता है कल्चरल हेरिटेज। और कल्चरल हेरिटेज मैन मेड हेरिटेज है। अब इंडिया में देखिए आर्यंस थे, क्षत्रप आए, कुषाण आए, हंस आए, पर्शियंस आए, टर्क्स, फिर मुगल्स, अरब्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब इंडिया में आए। ये सब कास्ट, कोई कास्ट है, कोई ट्राइब्स है, ये सब लोग इंडिया में आए। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। और ये सभी जो लोग इंडिया में आए, यहाँ पे सेटल्ड हुए हमारे कल्चर के साथ, ये कल्चरल एक्सचेंज हुआ और ये एक्सचेंज से ही हमारा जो कल्चर है वो बड़ा रिच है। आप देख सकते हो हर एक तरह के कल्चर जो है हमने अपनाए, है ना, सिवाय हमने ये कल्चर कभी भी नहीं अपनाया। ओके, टेररिज्म का ये कल्चर जो है ये हमने कभी भी हमने अपनाया नहीं है। ओके, इंडिया हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ ही फाइट करता रहा है। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world. अब प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इंडिया के लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों को बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हमारे यहाँ का 5000 ईयर्स ओल्ड है ना। ऐसे दुनिया में आपको कहीं पे भी इतना पुराना आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स शायद ही मिलेगा। जैसे कि डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदड़ो की। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। और ये जो हमने बोला कि 5000 साल पुराना आर्किटेक्चर, स्कल्पचर ये आप देख सकते हो यहाँ पे डांसिंग गर्ल का। और दूसरा आर्किटेक्चर की बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब के क्या है, एविडेंस है। ओके, कि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि हमारा कल्चर जो है बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है, एंशिएंट टाइम से इतना आर्किटेक्चर हमारे इतने डेवलप थे। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स, तो देखिए पुराने समय से क्या क्या मिला है। तो फिगर ऑफ गॉड, गॉडेसेस मिले हैं, ह्यूमंस मिले हैं, ये आप देख सकते हो। साथ साथ आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, गॉड गॉडेसेस के फिगर हो गए, ह्यूमंस के फिगर मिले, स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन, एनिमल्स के फिगर्स मिले हैं हमें। इंडस वैली देखिए एनिमल फिगर, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, फिर ये इंडस वैली के ह्यूमन फिगर, टॉयज देख सकते हो टेराकोटा के बने इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये सब स्कल्पचर है, टॉयज है, बियर्डेड मैन वाला स्कल्पचर, स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल है। इससे क्या होता है, वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर
कल्चरल हेरिटेज। इससे हमारा जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अपने आप पे प्राउड फील होता है हमें ये सब देख के। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, मौर्य एरा में बना ये इन्वर्टेड लोटस के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बुलक या लायन की जो फिगर है ये हमें देखने मिलती है। स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा जो है मेडिटेटिव फॉर्म में हमें देखने मिलता है। कालखंड स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकर्स जो है इलोरा की केव से जो राष्ट्रकूटा डायनास्टी में बनी थी। बाई सीइंग दिस हेरिटेज, ये सारे हेरिटेज देख के हमें प्राउड फील होता है, हमें ग्लैड फील होता है, हमें खुशी फील होती है, हमें रिस्पेक्ट फील होती है हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है? देखिए, पैलेसेस आते हैं, यू कैन सी पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस, राजमहल जो वडोदरा में है। और क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स आते हैं। ये कौन सी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है? तो ये है मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, ये एक तरह से रेलवे स्टेशन है। फिर स्कल्पचर आते हैं। ये स्कल्पचर कहाँ का है? महाबलीपुरम का है जो तमिलनाडु में है। फिर स्तूपा आते हैं, ये सांची का स्तूप है जो एमपी में है। फिर चैत्यस आते हैं, ये अजंता केव्स के अंदर कुछ चैत्यस है। चैत्य क्या होता है, विहारास क्या होता है वो भी आगे आएगा। फिर विहारास, ये भी अजंता केव्स के विहारास है। देन टेम्पल्स, तो टेम्पल्स में देखिए बृहदेश्वर टेम्पल है जो थांजावुर तमिलनाडु में है। फिर मॉस्क है, ये पीछे जो आपको दिख रही है क्वीन सिपरी की मॉस्क है जो अहमदाबाद में है। फिर टॉम्स आती है, तो टॉम्स, ये कौन सी टॉम है जो आपको फ़ोटो में दिख रही है? बहाउद्दीन वज़ीर की टॉम है जो गुजरात के जूनागढ़ में है। फिर फोर्ट्स में देखे, ये तो सबको पता ही है कि दिस इज़ रेड फोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। फिर गेट्स आते हैं, ये कीर्ति टावर ऑफ वडनगर है, विक्ट्री टावर भी बोलते हैं इसको। और ये मार्च 24 में पूछा भी था बोर्ड में, एक मार्क में। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस थे जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुई थी उसके कारण कुछ ऐसे भी प्लेसेस है जो बड़े फेमस होते हैं और जिसको हम हमारे कल्चरल हेरिटेज में गिन सकते हैं। जैसे कि देखिए, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद का, ये फेमस हो गया ये क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है साबरमती आश्रम। फिर उसके बाद दांडी मार्च के कारण दांडी है। फिर बारडोली सत्याग्रह हुआ था, यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली जगह है वो फ्रीडम मूवमेंट्स के कारण एक हिस्टोरिकल प्लेस बन गया। फिर वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद शांति निकेतन कोलकाता, यू कैन सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये शांति निकेतन उसके कारण फ्रीडम मूवमेंट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन दिल्ली तो पता ही है, सेंटर ऑफ, एक तरह से बोल सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट्स का बड़ा एक सेंटर रहा था। ये सारी जो जगह है उसको भी हम हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बोल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट हो गई, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, हमने देखिए ये सब में काम किया ना। हमने लैंग्वेज पे काम किया हमारे लोगों ने, हमने स्क्रिप्ट पे काम किया, हमने ज़ीरो का डिस्कवरी किया, हमने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कैलेंडर में रोल प्ले किया है, एस्ट्रोनॉमी, आयरन में भी हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लिटरेचर्स तो आपको अनगिनत लिटरेचर मिल जाएंगे। रिलीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, युद्ध शास्त्र हो गया, चैरियट। फिर पॉलिटिकल साइंस में हमारा रोल, जूलॉजी, बोटनी, दैन वास्तुशास्त्र में, रिपब्लिक में, जुडिशियरी में, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। ये सभी में इंडिया में कुछ ना कुछ डिस्कवरीज हुआ है और इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सभी डिस्कवरीज में। चलिए अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली गुजरात के कल्चरल हेरिटेज। अब गुजरात के कल्चरल हेरिटेज जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड हमने किए हैं। ओके, तो 5 पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहले ऐसे प्लेसेस है जो कल्चर के कारण या बहुत ही लेजेंडरी प्लेस या आर्कियोलॉजिकल इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, दूसरी कैटेगरी में ऐसे प्लेसेस है जो पिलग्रिमेज के कारण बड़े फेमस है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। थर्ड ऐसे प्लेसेस आएंगे जो रिलीजन के कारण बड़े इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऐसे प्लेस आएंगे जो वेल नोन है, फेमस है। अब रिलीजन के कारण हो सकते हैं, सोसाइटी के कारण, कोई भी सोशली हो सकते हैं, ये टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस यानी लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। और लास्ट कैटेगरी हमने सिर्फ और सिर्फ केव्स की रखी है जो जैन या बुद्धिस्ट केव्स है। ओके, वन बाय वन हम चलिए इसके अंदर जाएंगे और सारे प्लेसेस देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
प्लेसेस ऑफ कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो देखिए ये आर्कियोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन सा है ये? लोथल है, जो कहाँ पे है? ढोलका तालुका में। ये 1 मार्क में एग्जाम में आता है, ठीक है, ये सब जगह ना सब, तो आपको याद भी रखना है। सो लोथल, ढोलका तालुका। द नेक्स्ट वन इज रंगपुर हो गया, देन धोलावीरा हो गया, देन रोजड़ी हो गया श्रीनाथगढ़ जो राजकोट में है, ठीक है। तो देखो रंगपुर आप मैप में देख सकते हो, रंगपुर यहाँ पे है, लोथल के बाजू में जस्ट, ओके, जो लिमड़ी तालुका में है सुरेंद्रनगर। देन धोलावीरा आपको कच्छ में मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। देन रोजड़ी श्रीनाथगढ़ आपको मिलेगा कहाँ पे? राजकोट में, ओके। तो ये जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आपको देखनी चाहिए, ओके। चलिए, तो फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई, जो आर्कियोलॉजिकली लेजेंडरी जगह भी है, कल्चर के लिए भी फेमस बोल सकते हैं ना। मेन ये आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब दूसरी बात करके पिलग्रिमेज वाली है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली, ओके। चलिए इसमें चले जाते हैं। तो इसमें आता है कीर्ति तोरण ऑफ वड़नगर, विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, ओके, वड़नगर का कीर्ति तोरण। नेक्स्ट इज स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़। अब जूनागढ़ में ये आपको देखने मिलेगा अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये वाले फोटो में दिखेगा। यू कैन सी द इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने ये लिखवाया था इसके ऊपर। फिर आता है मोढेरा का सन टेम्पल, ओके, मोढेरा का सन टेम्पल। देन चांपानेर का गेट ऑफ चांपानेर। देन इज रुद्र महालय सिद्धपुर। देन विरमगाम में मनसार लेक है, विरमगाम में मनसार लेक है। अहमदाबाद की जो जामा मस्जिद है, उसके बाद झूलता मीनार, शेकिंग मिनारेट्स बोलते हैं, ये भी कहाँ पे? अहमदाबाद में। देन सीधी सैयदनी जाड़ी या ग्रिल, जो कहाँ है? अहमदाबाद में है। उसके बाद अहमदाबाद में एक और जगह है हाथी सी जैन टेम्पल, ओके, हाथी सी जैन टेम्पल इन अहमदाबाद। देन पाटन में एक लेक है, दैट इज सहस्त्रलिंगा लेक। पाटन का एक लेक है सहस्त्रलिंगा लेक। देन वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस, या हम सिंपली उसको राजमहल भी बोलते हैं। देन जूनागढ़ में टॉम ऑफ मोहब्बत खान, जूनागढ़ का टॉम ऑफ मोहब्बत खान। नवसारी का पारसी अग्यारी, नवसारी का पारसी अग्यारी। तो चलिए ये हमारा सेकंड कैटेगरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी। अब ये ऐसे प्लेसेस है जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसमें चले जाते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में आता है द्वारका का द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारका का द्वारकाधीश टेम्पल। देन शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, ये भी है द्वारका में। अभी शारदा पीठ जो है ना, ऐसे पूरे इंडिया में 4 शारदा पीठ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में है। जिसमें वेस्ट में गुजरात में जो शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य है, ओके, जो द्वारका में है। उसके बाद गिर सोमनाथ का सोमनाथ टेम्पल, गिर सोमनाथ का सोमनाथ टेम्पल। अब सोमनाथ टेम्पल जो है वो 1 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है। पूरी इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 जो है गुजरात में है, 2 गुजरात में है। पहला एक सोमनाथ में है और दूसरा नागेश्वरम। नागेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पड़ता है? द्वारका में, ओके। तो 2 ज्योतिर्लिंग, जिसमें से सोमनाथ का तो भाई वर्ल्ड फेमस है एक तरह से। देन बनासकांठा में अंबाजी टेम्पल, ये इसका भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अंबाजी गए भी होंगे। देन महसाना में एक बहुचराजी टेम्पल है, ये भी बड़ा फेमस है, महसाना का बहुचराजी टेम्पल। उसके बाद रणछोड़ राय टेम्पल डाकोर खेड़ा, जो खेड़ा में डाकोर है, डाकोर में रणछोड़ राय टेम्पल है। बहुत सारे लोग जाते हैं डाकोर, ओके। और शामड़ाजी टेम्पल ऑफ अरवली, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टेम्पल, शामड़ाजी टेम्पल ऑफ अरवली। सो चलिए, हियर आवर थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ फोर्थ वन, वेल नोन रिलीजियस, सोशल या टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस। अब ये फेमस प्लेस है ना, सिर्फ बहुत ही वेल नोन जगह है, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में आता है पोलो फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर, ओके, जो साबरकांठा में पड़ता है, पोलो फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर। सेकंड वन इज काइट फेस्टिवल ऑफ अहमदाबाद, काइट फेस्टिवल ऑफ अहमदाबाद। फिर काकरिया कार्निवल होता है, ये भी कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है, काकरिया कार्निवल ऑफ अहमदाबाद। तानारीरी फेस्टिवल होता है, ये कहाँ होता है? वड़नगर में, तानारीरी फेस्टिवल ऑफ वड़नगर, ठीक है। ये एक तरह से सिंगिंग का फेस्टिवल है, जिसमें देखिए आप देख सकते हो फोटो में,
ताना रीरी भी एक जो बहुत पुराने टाइम के सिंगर हुआ करते थे। ओके, देन नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल ऑफ मोडेरा, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल ऑफ मोडेरा। जो कच्छ का रणोत्सव, कच्छ में भी ये रणोत्सव बड़ा फेमस है। चलिए, तो ये हो गई हमारी फोर्थ कैटेगरी भी कंप्लीट। और लास्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स। सो जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स जो गुजरात में है, कौन सी केव्स पड़ती है? देखिए, वडनगर की केव है, फिर तरंगा केव है, खंबाड़िया केव है, शामड़ाजी केव है, देन कोटेश्वर केव, और ये वाली कौन सी है? तड़ाजा केव है। ठीक है, दिस आर द केव्स, आइदर बुद्धिस्ट केव्स है या जैन केव्स है। ओके, फिर ढांक केव है, देन झगड़िया केव है। ओके, सो ये सब केव्स जो बड़ी फेमस है। ओके, चलिए, तो फिर यहाँ पे गुजरात के जो कल्चरल हेरिटेज का ये जो लिस्ट था, ये जो क्वेश्चन था, ये कंप्लीट होता है। तो चलिए अब बात करेंगे गुजरात के फेयर्स के बारे में। ठीक है, गुजरात के फेयर्स। अब उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे महसाना। अब महसाना ऐसी जगह है जिसमें 3 फेयर तो महसाना में है। ठीक है, तो 3 कौन से हैं? एक तो मोढेरा फेयर, बहुचराजी फेयर और मीरा दातार फेयर। अब मोढेरा फेयर कहाँ, उसका लोकेशन क्या है? मोढेरा। ओके, है तो महसाना में, मेन महसाना में भी कहाँ? मोढेरा। कब होता है? 3rd वीक ऑफ जनवरी होता है। फिर दूसरा फेयर आता है, जो महसाना का दूसरा फेयर है फेमस, बहुचराजी फेयर है, जो बहुचराजी जगह पे है और चैत्र सुद पूनम में होता है। 3rd फेयर है महसाना में, जो है मीरा दातार फेयर, जो उनावा नाम की जगह पे होता है और राजब मंथ 16 से 22 के टाइम पे होता है। ठीक है, सो महसाना के 3 फेयर। इनसे एक सेकंड इंपॉर्टेंट जगह जो है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में आपको 2 फेयर मिलेंगे। ओके, तो 4th नंबर हम आए हैं। एक भडियार फेयर होता है, भडियार नाम की जगह पे होता है, जो राजब मंथ जो इसकी डेट है 9, 10 और 11 पे होता है। भडियार फेयर जो अहमदाबाद का है। ओके, वोटा फेयर जो होता है वो भी ढोलका में है, ढोलका का वोटा फेयर जो भी अहमदाबाद में पड़ता है, कार्तिक सुद पूनम पे होता है। चलिए, नेक्स्ट हम स्टेट पे चले जाएंगे अरवली। अरवली में कौन सा फेयर आपको पड़ेगा? तो शामड़ाजी ठाकुर जी फेयर पड़ेगा। अरवली में शामड़ाजी ठाकुर जी फेयर। कहाँ, जगह क्या है? जगह का नाम है शामड़ाजी। ओके, कब होता है? तो कार्तिक सुद 11 से लेके पूनम तक। ओके, ये फेयर चलता है। चलिए, 7th नंबर का फेयर के लिए हम चले जाएंगे बनासकाठा। बनासकाठा में भादरवी पूनम फेयर होता है अंबाजी जगह पे, और भादरवी पूनम में ये मनाया जाता है ये फेयर, यानी एक तरह से हेल्ड होता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ में भवनाथ महादेव फेयर है, जो गिरनार में होता है, और ये मग वध 9 से 12 में होता है। ओके, यानी 9 से लेके 12 तक। ओके, उसके बाद सुरेंद्र नगर में तारनेतर का फेयर होता है। तारनेतर जगह है और 1st वीक ऑफ भद्रपड़ के 1st वीक में होता है। देन आते हैं हम भावनगर में। भावनगर में नकलांग फेयर होता है, कोलियाक नाम की जगह पे होता है, और भादरवा वध अमास के टाइम पे ये होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पोरबंदर। पोरबंदर में माधवपुर फेयर होता है, जो माधवपुर नाम की जगह पे होता है, चैत्र सुद 9 से लेके 13 तक होता है। देन नेक्स्ट इज डांग। तो डांग में डांग दरबार फेयर होता है, अहवा उसका लोकेशन है, फाल्गुन सुद पूनम में ये अरेंज किया जाता है। द नेक्स्ट जगह है दाहोद। दाहोद में गोल गधेड़ा फेयर होता है, गरहड़ा नाम की जगह है, और 5 से 7 दिन चलता है होली के बाद। ओके, दैन 14 नंबर का फेयर के लिए हम चले जाते हैं गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में कार्तिक पूर्णिमा फेयर है, जो गिर में होता है, और कार्तिक सुद पूनम में ये होता है, इसी के नाम पे से कार्तिक पूर्णिमा फेयर पड़ा है। और लास्ट फेयर हम बात करेंगे जो छोटा उदयपुर में होता है, जो है भंगुरिया फेयर। भंगुरिया फेयर कवाट नाम की जगह पे होता है, ये होली से लेके रंग पंचमी तक चलता है। ओके, सो दीज ऑल आर दी फेयर्स विच आर हेल्ड इन गुजरात। और भी बहुत सारे फेयर्स है जो गुजरात में बड़े फेमस है, बट हमें एज अ बोर्ड 10th बोर्ड हमें सिर्फ ये 15 याद रखने हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि 15 फेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। फेयर्स की लिस्ट तो और बहुत बहुत ज़्यादा लंबी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 15 ही याद करने हैं। ओके, तो एक बार देखिए रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बुक के हिसाब से जो लिखा है मैंने, तो मोढेरा फेयर जो मोढेरा में पड़ता है महसाणा। ओके, 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी श्रावण
शुद्ध अमावस्या। फिर बहुचराजी फेयर बहुचराजी में होता है महसाणा, चैत्र सुद पूनम में। शामड़ाजी ठाकुर जी फेयर जो शामड़ाजी में हेल्ड होता है अरवल्ली में, ओके, कार्तिक सुद 11 से लेके पूनम। फिर भादरवी पूनम फेयर कहाँ का है? अंबाजी का, बनासकांठा। फिर भवनाथ फेयर कहाँ का है? गिरनार, जूनागढ़। तारनेतर फेयर, तारनेतर, सुरेंद्र नगर। फिर भडियाड फेयर, भडियाड, अहमदाबाद। नकलांग फेयर, कोलियाक, भावनगर। माधवपुर फेयर, माधवपुर, पोरबंदर। वौठा फेयर, ढोलका, अहमदाबाद। मीरा दातार फेयर, उनावा, महसाणा। डांग दरबार फेयर, अहवा, डांग। गोल गधेड़ा फेयर, गरहड़ा, दाहोद। कार्तिक पूर्णिमा फेयर, सोमनाथ, गीर। और भंगूरिया फेयर है कवाट में, छोटा उदयपुर में। ओके, सो दीज आर दी फेयर्स ऑफ गुजरात। चलिए अब बात करेंगे इंडिया के लैंड और पीपल के बारे में, है ना। तो ये पूरे चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें ये बुक में 2 पार्ट है पूरे। एक तो हमने बात कर ली हेरिटेज के बारे में, ओके। अब हेरिटेज में भी हमने दो हेरिटेज देखे, एक नेचुरल हेरिटेज देखा और एक कल्चरल हेरिटेज देखा, ओके। और दूसरा पार्ट जो है ये हम अब आ गए हैं दूसरे पार्ट पे, ओके। ये सेकंड कैटेगरी, इसमें हम बात करेंगे हमारे लैंड के बारे में और यहाँ पे बसने वाले लोगों के बारे में, ओके। चलिए तो बात करते हैं, सेकंड पार्ट हो गया इस बुक का। प्रिमिटिव मैन जो है, प्रिमिटिव मैन का मतलब क्या होता है? तो ये आप देख सकते हो, प्रिमिटिव मैन वो लोग थे जिसके पास है ना कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब एक तरह से सभी चीज़ वो स्टोन की यूज़ करते थे, है ना, स्टोन की बनी हुई चीज़ें यूज़ करते थे। सो प्रिमिटिव मैन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, ठीक है, ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले प्रिमिटिव मैन की जो है वो शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है ना, जिसको हम होमोसेपियन बोलते हैं। तो होमोसेपियन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो साउथ अफ्रीका से हुई थी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होमोसेपियन, फिर निएंडरथैल है, इरेक्टस है, ये सब भी लोग हुआ करते थे, है ना। होमो जो वर्ड है वो होमो वर्ड यूज होता है खास करके ह्यूमंस के लिए, ओके। चलिए तो मेस्मराइज बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेनर ट्राइब्स केम टू इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी फॉरेन से ट्राइब्स आई है, और क्यों आई है? क्योंकि भाई वो इंडिया के हेरिटेज, इतना वेरिड हेरिटेज और प्रॉस्परस हेरिटेज को देख के बड़े सरप्राइज हो गए थे, और उनको बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के, और ये सारी ट्राइब्स जो है ये इंडिया आना चाहती थी, ओके। कंसिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर। अभी इंडिया में ये सारी ट्राइब्स के जो रिमेन्स है वो यहाँ पे पाया जाता है। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया के सबसे मोस्ट एंशिएंट पीपल किसको माना जाता है? द्रविडियंस को माना जाता है। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्रविडियंस 6 मोर ट्राइब्स कैम एंड सेटल इन इंडिया। तो मॉडर्न रिसर्चर्स जो है, जो लिंग्विस्टिक है, जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, जो ह्यूमन की स्टडी करता है, जो ह्यूमन की एक स्टडी होती है ना, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज की स्टडी होती है, और एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो ह्यूमन की स्टडी होती है। ये इन लोगों ने प्रूव किया है कि द्रविडियन, जिन्हें हम मोस्ट एंशिएंट पीपल बोलते हैं, बट उससे पहले भी 6 और ट्राइब्स जो है वो इंडिया में आई थी और इंडिया में आके सेटल हुई थी, ओके। चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्राइब्स इन इंडिया, तो कौन सी ट्राइब्स है जो आपको याद रखनी? सबसे पहले निग्रिटोइड जो हब्सी लोग बोलते हैं, देन ऑस्ट्रेलॉइड जो निषाद भी बोलते हैं उनको, द्रविडियंस, फिर अदर ट्राइब्स में मोंगोलॉइड की बात करेंगे हम, उसके बाद हम अल्पाइन डिनारिक और आर्मेनॉइड की बात करेंगे, देन द आर्यंस, ओके। तो कौन सी ट्राइब्स है? निग्रिटोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियंस और अदर ट्राइब्स में मोंगोलॉइड और अल्पाइन डिनारिक और आर्मेनाइड की बात करेंगे, और आर्यंस लास्ट में, ओके। चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस हम फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निग्रिटोइड के बारे में, ओके। निग्रिटोइड को हब्सी भी बोला जाता है। सो चलिए, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट जो निग्रेट या निग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए कुछ हिस्टोरियंस का क्या मानना है कि ये जो निग्रेट है या निग्रोस है या निग्रिटोइड, हब्सी, ये इतने आप नाम से बुला सकते हैं उनको, ये जो है ये मोस्ट एंशिएंट इनहैबिटेंट्स जो है वो इंडिया के, ऐसे मानते हैं ये हिस्टोरियंस लोग जो है। दे केम फ्रॉम, ये कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे, ओके। कहाँ से आए? अफ्रीका। कौन से रास्ते आए थे? तो आया बलूचिस्तान के रास्ते आए थे इंडिया में, ओके। दे वर ब्लैक, देखिए कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, तो ब्लैक, उनकी हाइट जो है देखिए क्या है, 4 से 5 फीट हाइट, और हेयर कैसे? कर्ली है, ओके। इनके फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आएगा?
तो वो ब्लैक लोग थे, उनकी 4 से 5 फीट की हाइट थी और हेयर कैसे थे, कर्ली थे। ओके, चलिए हम बात करेंगे सेकंड जो लोग जो थे एंशिएंट पीपल में जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड है। पीपल ऑफ दिस टाइप केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये कहाँ से आए, साउथ ईस्ट एशिया। ये आप रेड कलर का मार्किंग देख रहे हो यहाँ से, ये यहाँ से आए हैं इंडिया में। ओके, दर फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये भी इनकी ये ब्लैक स्किन, यानी ये भी ब्लैक कलर के। इनका हेड कैसा है, ब्रॉड, नोज कैसा, फ्लैट, और हाइट कैसी, शॉर्ट। ओके, ये थे ऑस्ट्रेलॉइड। ओके, कहाँ से है, साउथ ईस्ट एशिया से आए। एंड फिजिकल फीचर्स में क्या याद रखोगे कि ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज और हाइट कैसी, शॉर्ट। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। अब जो आर्यंस जो थे वो जो बाद में आए, इनके भी बाद में आए, वो उनको क्या बुलाते थे, निषाद बुलाते थे। ओके, द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंद्रा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, निकोबार की जो ट्राइब्स है, फिर म्यांमार की जो ट्राइब्स है, ये सब जो ट्राइब्स आज जो है वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलॉइड से कहीं ना कहीं मिलती है ना। ये जो मैं वापस इसको पढ़ना चाहूँगा कि जो ओरिजिन से कहाँ की, कोल जो ट्राइब है, मुंद्रा जो ट्राइब है, ये सब ट्राइब्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं 7th या 8th में पढ़ा था, है ना। तो कोल है, मुंद्रा ट्राइब है, खासी ट्राइब जो आसाम में है, और निकोबार की कोई ट्राइब है, म्यांमार के ट्राइब्स, ये सब किससे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड के ट्राइब से मिलते हैं। यानी ऐसा मानते हैं कि वो जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड थे। ओके, देयर कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। तो ये सभी लोग ने इंडिया के कल्चर के डेवलपमेंट में और हमारे सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही इमेंस यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, देखिए क्ले यूटेंसिल्स बनाते, कॉटन के क्लोथ पहनते, एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और भी बहुत सारी स्किल्स इनको आती थी। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, वो बहुत ज़्यादा ये रिलीजियस लोग हुआ करते थे। ओके, चलिए ये कंप्लीट हुआ ऑस्ट्रेलॉइड। अब हम बात करेंगे द्रविडियंस के बारे में। ओके, तो द्रविडियंस वर कंसिडर टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहेंजोदड़ो। तो मोहेंजोदड़ो के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, उनके क्रिएटर किसको बोले जाते हैं, द्रविडियंस को बोले जाते हैं। एंड डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज कल्चर, और उनको स्टोन एज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स बोले जाते हैं। यानी द्रविडियंस ऐसे मानते हैं कि वे पहले से इंडिया में ही थे। ओके, द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। तो ये ऐसी जो ट्राइब है जो नॉर्थ से आई है ऐसा माना जाता है, ये यहाँ पे सर्वाइव हुई, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बचा के रखा, अपने कल्चर को बचा के रखा, और ये बाद में क्या इनको बोला गया, द्रविडियंस बोला गया। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। तो ये द्रविडियंस ही लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो मदर को हम क्या बोलते हैं, गॉडेस, और फादर को हम बोलते हैं गॉड। तो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज अ मदर एंड फादर डेवलप। तो इसीलिए हम पार्वती और शिवा को एज अ मदर एंड फादर मानते हैं। ओके, मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। तो ये जो नेचर को वर्शिप करना, नेचर को पूजना जो है, वो द्रविडियंस की ही गिफ्ट है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप से यानी इंसेंस स्टिक से वर्शिप करना, दीप से यानी लैम्प से, अर्दन लैम्प से वर्शिप करना, आरती करना, ये सब किसका गिफ्ट माना जाता है, द्रविडियंस के लोगों का ही गिफ्ट माना जाता है। नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एटसेट्रा देयर ग्रेट फीचर्स। और दूसरा कि नेचर को वर्शिप करना, एनिमल को वर्शिप करना भी ये द्रविडियंस के ही फीचर है। ओरिजिनल डिटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड वर री-एस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर विद द पेस ऑफ टाइम। तो ये जो ओरिजिनल जो डिटीज थे, देवी देवता जो द्रविडियंस के हुआ करते थे, वही सारे गॉड गॉडेसिस है वो आर्यंस ने एक्सेप्ट किए, और उसी को जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी को वो उनके कल्चर में एज अ गॉड मानते गए। अंडर द ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द्रविडियंस। तो देखो आर्यंस का जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादातर कहाँ पे था, नॉर्थ में था, और नॉर्थ में सबसे ज़्यादा द्रविडियंस का भी एक तरह से मतलब द्रविडियंस के कल्चर का इन्फ्लुएंस नॉर्थ तक फैला हुआ था, और इसके कारण जो है आर्यन का कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज हो गया बिकॉज ऑफ दी द्रविडियंस। यानी द्रविडियंस के बहुत सारा कल्चर है जो आर्यन लोगों ने
एक्सेप्ट किया। ओके, हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस भी इसीलिए पॉसिबल हुए, इंटरकास्ट मैरिज भी इसी के कारण पॉसिबल। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली। कैसे सिस्टम ऑफ फैमिली थी? मैट्रियार्चल। मैट्रियार्चल का मतलब जो फैमिली, एक फैमिली होता है तो हर एक फैमिली में जनरली एक हेड हुआ करता है। ओके, तो हेड कौन होगा इसमें? मदर होगा। तो मदर होगा, वो होगा एक जो, अगर कोई फैमिली में मदर जो है वो हेड होगी तो उस सिस्टम ऑफ फैमिली में क्या होगा? मैट्रियार्चल सिस्टम कहलाएगा इसको। The Dravidians progressed a lot in a different crafts and arts like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing. द्रविडियंस की प्रोग्रेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये टैलेंटेड लोग थे, जो क्राफ्ट्स है में बहुत आगे बढ़े, आर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, बोट्स राफ्ट बनाई उन्होंने, वीविंग में एक्सपर्ट थे, स्पिनिंग डाइंग में एक्सपर्ट थे। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू द साउथ इंडिया एंड सेटल दैट। तो आर्यंस का जो डोमिनेंस था वो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा था और उसके कारण जो द्रविडियंस जो है वो साउथ में शिफ्ट हुए और वहीं पे सेटल हुए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज। तो आज भी हम देखते हैं कि लोग जो है द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया में यूज़ करते हैं? जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है एंड मलयालम है। ठीक है, ये आज भी वहाँ पे बोली जाती है। चलिए अदर ट्राइब्स की बात करें तो अदर ट्राइब्स में आता है मोंगोलॉइड और अल्पाइन डिनारिक आर्मेनॉइड। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोंगोलॉइड। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना। कहाँ से आए थे ये लोग? नॉर्थ चाइना से आए थे। कौन से रास्ते आए थे? तिब्बत के रास्ते आए थे। ओके, एंड सेटल डाउन एट, और कहाँ पे आके बसे? असम में आए, सिक्किम में आके बसे, भूटान में आए और वेस्ट बंगाल में, है ना। दे केम टू इंडिया, कहाँ से आए? ये नॉर्थ चाइना से आए हैं, तिब्बत के रास्ते, सेटल डाउन भी हुए नॉर्थ असम में, सिक्किम में, भूटान में और वेस्ट बंगाल में। मोंगोलॉइड देखिए बोर्ड में एक बार पूछा है ये पूरा। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड देमसेल्व्स, तो धीरे धीरे ये इंडिया के कल्चर में मिक्सअप होते गए। ओके, मोंगोलॉइड पीपल पॉजेस द फिजिकल, इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये येलो कॉम्प्लेक्सन, ओके, मतलब कलर, स्किन का कलर कैसा? येलो, फ्लैट फेस, चबी चिक्स, चिक्स कैसे? चिक्स यानी गाल, गाल कैसे? चबी, आलमंड शेप्ड आइस, आइस कैसी? आलमंड के शेप जैसी। ओके, मोंगोलॉइड वर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्सन एंड दे वर नोन एज किरट। मोंगोलॉइड जो है उनका स्किन कलर येलो था और उनको किरट भी बोला जाता था। चलिए अब दूसरी की बात करें तो अल्पाइन डिनारिक और आर्मेनॉइड। दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये कहाँ से इंडिया में आके बसे? सेंट्रल एशिया से इंडिया में आके बसे। ऑल दिस थ्री ट्राइब्स है सिमिलैरिटीज, तीनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है। दो ओरिजिन है, मतलब जीन्स जो है इस ट्राइब्स के आर फाउंड इन लार्ज नंबर। इनके जीन्स आपको गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल, उड़ीसा में आपको इनके जीन्स मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट जो है आर्यंस। तो नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर्स कौन थे? तो नॉर्डिक आर्यन। ओके, Hindus were called Aryans in the ancient time and the area where they were densely populated was called Aryavrata. Okay, जो हिंदूज जो थे उनको आर्यंस बोला जाता था एंशियंट टाइम में, और इसीलिए वो जहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे उस जगह को आर्यव्रता बोला गया। एज द 7 rivers फ्लोइंग ओवर दैट रीजन वॉज नोन एज सप्त सिंधु। उस जगह पे 7 नदी बहती थी और 7 नदी बहने के कारण इस जगह को सप्त सिंधु जगह भी बोली गई। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहला आर्यन पॉपुलेशन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ? नॉर्थ वेस्ट में। ओके, द एरिया ऑफ आर्यव्रता वाज एक्सटेंडेड अप टू, ये मिथिला, बिहार से लेके ये ईस्ट में। इन द साउथ इट स्प्रेड टू द विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। जब पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद का समय आया तो ईस्ट में मिथिला यानी आज का बिहार से ले गए। अब साउथ की बात करें तो साउथ में कहाँ तक था, है ना। तो इंडिया का जो मैप है मैं ऐसे एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये विंध्याचल है ना, तो यहाँ एक आप नर्मदा रिवर जो है वो आप डिवाइडिंग लाइन मान सकते हो, तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का। ओके, तो विंध्याचल तक जो थे वो नॉर्थ इंडियंस, यानी कि आर्यंस लोग यहाँ विंध्याचल तक थे। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कॉन्टेम्पररी ट्राइब्स। तो उनके ज़माने में जो और भी ट्राइब्स हुआ करती थी उनसे ये ज़्यादा एडवांस माने जाते थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स। तो ये जो ज़मीन जहाँ पे आर्यंस रहते थे उस जगह को भारत भूमि, भारत खंड,
भारतवर्ष भी बोलते थे। और ये किसके नाम से, तो एक जो राजा था आर्यभरत या तो भरत कुल ट्राइब हुआ करती थी, उस पे से ये जगह का नाम ये पड़े थे। जैसे कि भारत भूमि हो गया, भारतखंड हो गया, भारतवर्ष हो गया। आर्यंस जो थे वो नेचर लवर्स थे, आर्यंस नेचर लवर थे। दे लव्ड एंड वर्शिप ट्रीज, वो पेड़ों को भी प्यार करते, उसकी पूजा करते, रिवर्स को, माउंटेन्स, सन हो गया, विंड हो गया एंड रेन हो गया, ये सब को चाहते भी थे और उनकी पूजा भी करते थे। दे हैड कंपोज हाइम्स रिचार्ज फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। तो ऐसे सारे नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए उन्होंने बहुत सारे हाइम्स भी बनाए, है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक, कुछ टाइम के बाद कुछ वेदास को रिसाइट करना, यज्ञ परफॉर्म करना एंड अदर एक्टिविटीज़ बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। और धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती गई इंडिया में। चलिए अमेलगमेशन ऑफ ट्राइब्स की बात करें तो कैसे सारी ट्राइब्स जो है वो एक दूसरे में मिक्सअप हुई, उसकी हम बात कर लेते हैं। देयर वाज अ फाइन अमेलगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हार्मोनियस कल्चर वाज फॉर्म्ड व्हिच गिव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सअप हो जाना। तो अभी हमने जितने भी ये ट्राइब्स देखी, मोंगोलॉइड है, आर्यंस है, फिर द्रविडियंस हो गया, ऑस्ट्रेलॉइड हो गए, ठीक है, ये सारे जो ट्राइब्स है ये सब कैसे हो गए, अमेलगमेट हो गए। देयर वाज अ फाइन अमेलगमेशन, ये सभी का कैसा हो गया, फाइन अमेलगमेशन हो गया। जो खास ये सारी ट्राइब्स का अपना स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग था और सभी का कल्चर कैसा था, हारमोनियस था, ओके। और बाद में जब मिक्सअप होने के बाद भी हमारा कल्चर एक हारमोनियस कल्चर रहा, जिससे इंडिया का जो हेरिटेज है वो ग्लोरियस भी हुआ और प्रॉस्परस भी हुआ। ये जो फॉरेनर्स जो थे, दिस फॉरेनर्स एंड इंडियन ट्राइब्स अमेलगमेटेड, ये सारे जो बाहर से लोग आए थे फॉरेनर्स और इंडिया की जो ट्राइब्स जो थे ये अमेलगमेट हुए इन सच अ वे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से इस तरह से मिक्सअप हो गए दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जिसके अपनी पुरानी जो पहचान है वो एक तरह से पूरी तरह से पुरानी पहचान को खो दिया। और ये खोने में इंटरकास्ट मैरिजेस का बहुत बड़ा रोल है। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ये जो बाहर से आने वाले लोग और जो लोकल लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए लैंग्वेज से, स्क्रिप्ट से, नाम से, रिलीजियस बिलीफ से, ठीक है। ये सभी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये सभी फॉरेनर्स को क्या बनाने में, इंडियनाइज करने में, ठीक है, यानी इंडिया में मिक्सअप होने में। हमारे इंडिया में मिक्सअप होने के लिए ये सारे फॉरेनर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली क्या क्या चीज़ें थी, जैसे हमारे यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के स्क्रिप्ट, यहाँ के नाम, यहाँ के जो रिलीजियस सेरेमनीज थी, बिलीफ्स थे, ये सब। सिंस एंशिएंट टाइम कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया। तो इसीलिए इंडिया का कल्चर जो है वो कैसा है, कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट मतलब एक तरह से मिक्स्ड कल्चर, ओके। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस, और सभी लोग को हम क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमेलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरिएगेटेड एंड प्रॉस्परस। तो एंशिएंट टाइम से ही ये अमेलगमेशन के कारण, अलग अलग कल्चर का जो अमेलगमेशन हुआ, इसी के कारण हमारा कल्चर जो है वो एनरिच हुआ और इसी के कारण हमारा कल्चर जो है बहुत ही वेरिएगेटेड मतलब एक डिफरेंट तरह के लोग आपको देखने मिलेंगे वो, और प्रॉस्परस भी इन्हीं लोगों के कारण हुआ। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरेस्क एंड अट्रैक्टिव। तो इंडिया के हेरिटेज कुछ ऐसा है जिससे कैसा, आई कैचिंग है, मतलब सबकी नज़र तो 100% जाएगी। पिक्चरेस्क है, कहीं पे भी जाओ तो भाई सेल्फी खिंचाना, फ़ोटो खींचना, ऐसा वो जगह आपको देखने मिल जाएगी। अट्रैक्टिव जो है जगह, इंडिया के जगह सारे हेरिटेज ऐसे एक बहुत बड़े अट्रैक्टिव है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन, और सभी हेरिटेज ने इंडिया को एक ग्लोरी लेके आई है। इंडिया अटेंड लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो इंडिया आज इतना आगे इसीलिए है, लीडिंग पोजीशन पोजेस करता है वर्ल्ड में, क्योंकि उसने हम अपना जो रिच कल्चर है वो प्रोटेक्टेड रखा है और प्रिजर्व रखा है। दस इट इज़ प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सी दैट, और इसी हमारे सबसे पहली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा एक पायस यानी बहुत ही पवित्र एक हमारा एक कर्तव्य हो जाता है, ड्यूटी हो जाती है सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, कि हम देखें कि नो बडी हार्म्स द एंशिएंट मेमोरियल्स, जो भी पुराने मेमोरियल्स है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और ये सभी प्लेसेस को
प्रिजर्व करके रखे, हैविंग हिस्टोरिकल, जिसका बड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स में भी आर्टिकल 51A में इसके प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन की बात की हुई है। ओके, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंडियन सिटीजन्स को, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने की बात की है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A। फिर 6, 7 और 9 का जो आर्टिकल है डिस्क्राइब करता है, इसमें भी खास करके आर्टिकल 51A में 6, 7 और 9 वाला जो है वो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमारे कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारी ड्यूटीज़ के बारे में कि भाई हमारी क्या ड्यूटी है हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्विंग, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी का कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंस के बारे में, और फिर उसको प्रिजर्व करना है। जब आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे तभी तो आपको एक तरह से फील आएगा कि भी नहीं, इसको संभाल के रखना है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई कदर ही नहीं है, तो प्रिजर्व करने के बाद भी नहीं आएगी। तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी आती है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। ओके, हमारी ये ड्यूटी है कि हम हमारे फॉरेस्ट को मेंटेन रखें, हमारी जो टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सबको हम मेंटेन रखें, और साथ साथ अलॉन्ग विद द मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। एंड टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर, और हमें सभी हमारे लिविंग क्रीचर्स है उसके प्रति कंपैशन दिखाना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड गिविंग अप वायलेंस को छोड़ देना चाहिए, ये भी इंक्लूडेड है। ओके, दस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नेचर ने बड़े खूबसूरत से लैंडस्केप्स दिए हैं। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, सैंक्टिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस, कंसिडरिंग इट टू बी अवर मोरल ड्यूटी। तो हम सभी को हमारे ये इतने खूबसूरत से लैंडस्केप्स है, उसकी प्योरिटी को, उसकी सैंक्टिटी को, उसकी ब्यूटी को, ये सभी प्लेसेस की, उसको मेंटेन रखने की हमें एज अ मोरल ड्यूटी है कंसिडर करनी चाहिए। द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग ने इंडिया को डेवलप करने में हेल्प की है, और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारा इंडिया का हेरिटेज इतना रिच है, इतना प्रॉस्परस है। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, और इंडिया को प्रॉस्पेरिटी देने में, प्रॉस्परस करने में नेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structure। और इंडिया का जो नेचुरल स्ट्रक्चर इतना पिक्यूलर है, इतना अजीब सा है, और उसी के कारण जो है हमें इतनी सारी इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ मिली है इंडिया को, कि हम धीरे धीरे जो है हर एक फील्ड में हम डेवलप हो सकते हैं। ओके, इंडिया एक इकलौता कंट्री जिसको बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज आपको दुनिया में देखने मिलेंगे जिसके पास आपको बहुत सारी कमियां देखने मिलेगी कि भाई उनके पास, किसी के पास रिवर्स नहीं है, किसी के पास पूरे तरह से मतलब पीने का पानी तक नहीं होता, पूरा समुद्र से घिरा हुआ होता है, ऐसे कंट्रीज है। ओके, किसी के पास सॉल्ट की कमी है, किसी के पास कोस्ट लाइन नहीं है, तो हमारे पास तो सब कुछ है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हो जाती है। ओके, in this way the Indian heritage is a result of the development of the people of India in a social, economical, political and cultural fields over centuries। तो ऐसे हजारों सालों से, सेंचुरीज से, सदियों से, तो हमारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड्स में हमारे इंडिया के लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है, अपना डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, और यही रिज़ल्ट है कि हमारा इंडिया का जो हेरिटेज है वो बहुत बड़ा रिच है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, सोशली बात करें, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या कल्चरल फील्ड की बात करें, इंडिया का हेरिटेज रिच करने में हमारे इंडिया के लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समझ आ गया है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और आगे के और भी चैप्टर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।